स्टार्ट कर। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में ही बात कर रहे थे। अभी स्टार्ट लिया था और आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे रेडी-मिक्स मॉडल में। तो रेडी-मिक्स मॉडल आज का लेक्चर, पहले रेडी-मिक्स मॉडल को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि रिफ्रेश जब तक हम नहीं करेंगे तो हमें आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा। रेडी-मिक्स मॉडल को अगर आप देखें, हर मॉडल में ऑब्जेक्टिव होता है। इसको हमने मॉडल किया हुआ है। हर मॉडल में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और इस प्रॉब्लम में वो ऑब्जेक्टिव है टू गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं इसके साथ एसोसिएटेड। इन कंस्ट्रेंट्स को मीट करते हुए आपने ये मैक्सिमम प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव लेना। अब अगर आप इसको देखें कि कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनका मतलब क्या है, इसमें से आज हम सिर्फ दो कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करेंगे और कोशिश करेंगे कि डुअल वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करें कि वो एक्चुअली होते क्या है। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो है आपका 5x1 आपकी एक्सटीरियर पेंट है, जो आप दो प्रोडक्ट इसमें बना रहे हो, और एक है एक्सटीरियर पेंट और एक है इंटीरियर पेंट। तो डिसीजन वेरिएबल एक्सटीरियर के लिए आपने x1 लिया हुआ है और इंटीरियर के लिए x2 लिया हुआ है। तो ये $5 प्रॉफिट है एक यूनिट के ऊपर एक्सटीरियर की। तो x1 यूनिट पे कितना प्रॉफिट होगा? 5x1। इसी तरह इसकी इंटीरियर पेंट की एक यूनिट पे प्रॉफिट है $4,000। ये थाउजेंड्स में फिगर इधर जस्ट एक डिजिट से शो किया गया है। तो x2 यूनिट्स जो होगी इंटीरियर पेंट की, उस पर कितना प्रॉफिट होगा? 4x2। तो ये है प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट एक्सटीरियर पेंट और ये है टोटल प्रॉफिट ऑफ इंटीरियर पेंट। और ये दोनों को ऐड करें तो ये टोटल प्रॉफिट बन जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑन बोथ पेंट्स, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। तो आपके पास ये टोटल प्रॉफिट है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो $5 है ये एक यूनिट के ऊपर है और x1 यूनिट एक्सटीरियर की। टोटल प्रॉफिट आपका 5x1 और एक्सटीरियर पेंट के हवाले से टोटल प्रॉफिट मिल रहा है 4x2। कंस्ट्रेंट्स को अगर हम इन आज के लेक्चर के हिसाब से इन दो कंस्ट्रेंट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये जो एक कंस्ट्रेंट है, ये आपको याद होगा, इधर मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ये M1 मटेरियल से रिलेटेड ये रिसोर्स आप कह लें कंस्ट्रेंट है। तो आपके पास M1 रिसोर्स है और इसकी जो कंस्ट्रेंट है वो ये है। ये क्या कहती है, इसको अंडरस्टैंड करना है। इसी तरह ये जो दूसरी कंस्ट्रेंट है ये रॉ मटेरियल M2 से रिलेटेड है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करना है क्या है, और फिर हम आज के टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हम आपके जो डुअल वेरिएबल्स होते हैं उनको मैंने मल्टीप्लायर्स भी कहा था। आज हम देखेंगे एक्चुअली ये मल्टीप्लायर्स होते क्या है। तो इसको जरा अंडरस्टैंड कर लें। आपने देखना ये है कि राइट हैंड साइड क्या कह रही है कंस्ट्रेंट की और लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है। अगर आप ये देखें स्पेसिफिकेशन में रॉ मटेरियल M1, तो 24 टन्स रॉ मटेरियल उसकी आपके पास मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी है। तो आप कह सकते हो कि आपके पास 24 टन्स M1 मटेरियल है, रॉ मटेरियल, और ये अवेलेबल है और ये यूज हो रहा है। तो एक टन में ये एक्सटीरियर पेंट है, एक टन एक्सटीरियर पेंट में 6 टन्स M1 के यूज होते हैं। तो हमें तो नहीं पता कितने टन्स ये बनेगी प्रोडक्ट एक्सटीरियर पेंट। जितने भी बने उसको अगर हम सपोज कर लें x1 टन्स, तो x1 टन्स पे मटेरियल कितना यूज होगा, यानी x1 टन्स ऑफ एक्सटीरियर पेंट, इस पे रॉ मटेरियल जो यूज होगा वो 6x1 होगा। तो 6x1 आप ये कह सकते हो ये M1 इतनी अमाउंट है M1 की जो किस में यूज हो रही है, एक्सटीरियर पेंट में।
और एक यूनिट पे 4 टन्स M1 यूज हो रहे हैं, तो 4x2 टोटल M1 की यूजेज है इंटीरियर पेंट में। तो ये टोटल कंजम्पशन है M1 की एक्सटीरियर में, और ये टोटल अमाउंट जो यूज हो रही है आपकी इंटीरियर पेंट में। तो इतना M1 लग रहा है एक्सटीरियर में और इतना M1 लग रहा है इंटीरियर में। टोटल M1 कितना यूज हो रहा है दोनों पेंट्स में, ये इनको ऐड कर दें, 6x1 प्लस 4x2। तो ये टोटल M1 की यूजेज है, ये M1 की अवेलेबिलिटी है। तो ये कंस्ट्रेंट ये बता रही है कि ये जो अमाउंट है, ये जो यूज हो रही है M1 की, ये 24 से ग्रेटर ना हो बल्कि लेस देन इक्वल टू हो। इस कंस्ट्रेंट को M2 से रिलेटेड सेम उसी तरह ये क्वांटिटी है M2 की एक्सटीरियर पेंट में यूज हो रही है, तो ये टोटल ये क्वांटिटी जो है M2 की, ये इंटीरियर पेंट में यूज हो रही है। तो दोनों को ऐड करें तो ये M2 की यूसेज है, यानी ये दोनों जो टोटल करें तो ये M1 की टोटल अमाउंट है जो दोनों पेंट्स में यूज हो रही है। तो ये अवेलेबिलिटी है। तो हम अभी भी कहते हैं कि M2 की जो यूसेज है वो लेस देन इक्वल टू उसकी टोटल अवेलेबिलिटी के ऊपर होनी चाहिए। जी बताइएगा, यहां तक पॉइंट कोई इशू तो नहीं? ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किया हुआ था, याद है आपको? जी सर, ये पेंट वाली एग्जांपल। अब आपने आज के लेक्चर में आप कंफर्टेबल होंगे अगर आप इस चीज को याद रखें। सिर्फ आपने, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कंस्ट्रेंट किस से रिलेटेड है, तो आप क्या कहोगे? ये कंस्ट्रेंट रॉ मटेरियल M1, रॉ मटेरियल M1, यस। और ये रॉ मटेरियल M2, रॉ मटेरियल M2। इतना ज़हन में रखना है। और हमने जब इसको डुअल में कन्वर्ट करते हैं तो y1 को इसके साथ अटैच करते हैं और y2 को इसके साथ। तो वो जो y1 और y2 है, एक्चुअली आज हमने देखना है ये y1 और y2 है क्या। तो जरा स्टार्ट लेते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ, और माइंड में रखना है ये प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट दोनों पेंट्स का, ये एक्सटीरियर पेंट और ये इंटीरियर पेंट। जी, हमने जब इसको डुअल में कन्वर्ट किया था, ये वो पिक्चर है जो हमें ऑलरेडी पता है। आपने जहन में रखना है कि इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन हमने जो निकाला था, x1 3 टन्स, x2 1.5 टन्स, u1 0 जो स्लैक वेरिएबल्स है, u2 0, u3 5/3, u4 1/2, और इसका प्रॉफिट था 21। जब हमने इसको डुअल में कन्वर्ट किया और उसको सॉल्व करते हैं तो उसमें ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज क्या हैं? y1 3/4, 0.75 भी कह सकते हैं, और y2 आपकी 1/2, 0.5 कह सकते हैं, y3 0, y4 0, v1 0, v2 0 विद w इक्वल टू 21। तो ये हमें इसका भी सोल्यूशन पता है, इसका भी पता है। इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है और इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है। ये पिक्चर हम सामने रखेंगे तो डुअल वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। अब आते हैं, ये देखें, मैंने अभी कहा था ये जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है ये रॉ मटेरियल M1 से रिलेटेड है। ये क्या चीज है? ये टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ M1। अब जरा इसको गौर से देखिएगा, ये टोटल अवेलेबिलिटी 24 टन्स है M1। मैं अब करने क्या लगा हूं, मैं देखना ये चाह रहा हूं, ये जो 24 टन्स M1 है, जाहिर है मैंने इसको दोनों पेंट्स में यूज करके प्रॉफिट कमाना है, लेकिन मैंने ये परचेज तो करना होगा। तो मुझे ये देखना है कि जो M1 है इसकी वर्थ क्या है मेरे प्रॉब्लम में। देखिए, मैंने जब खरीदने जाना है तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन पहले से पता हो कि M1 मेरे लिए कितना, उसकी वर्थ कितनी है। तो अगर ये मुझे आइडिया हो कि उसकी वर्थ कितनी है तो मुझे खरीदने में आसानी होगी। मुझे पता होगा मैंने किस अमाउंट पे इसको मार्केट से उठाना है। क्या मैं इस M1 मटेरियल को $2 पर टन लूं, खरीदूं,
$5 पर यूनिट लूं या $10 का एक यूनिट ले लूं? तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम देखना चाह रहे हैं कि M1, इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं M1 कितने में पड़ रहा है। फॉलो किया पॉइंट को, जरा नोट कीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। जी बताइएगा। यस सर। मैंने सिर्फ ये कहा है कि हमें देखना है कि M1 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे परचेस करना पड़े, अब ये कह लें 24 टन्स तो मेरे पास है, दो तरह से आप सोच सकते हैं। 24 टन्स तो मेरे पास है, अगर मजीद मुझे और M1 चाहिए इस मॉडल के लिए, तो मुझे मार्केट से परचेज करने में वो कितने में खरीदना है। एक ये बात। दूसरा एंगल ये हो सकता है, अभी मैंने प्रॉब्लम मॉडल कर लिया और मैं ये देखना चाह रहा हूं, अभी मैंने खरीदा कुछ नहीं है, अभी मैंने बनाया भी कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर के ऊपर मॉडल बनाया है, और मॉडल बना के मैं देख रहा हूं कि ये चीजें जो मुझे चाहिए ये मुझे प्रॉफिट कितना देंगी। ये पता चल जाए प्रॉफिट कितना देंगी तो मुझे ये आसानी रह जाएगी कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पेपर के ऊपर मॉडल बनाया, अभी तो मैंने खरीदा भी नहीं कुछ। तो अब मुझे ये पता चल जाए कि मेरी M1 जो रिसोर्स है ये मुझे, मेरे लिए इसकी वर्थ क्या है, इसकी प्राइस तो होती है जो मार्केट से मिल रही हो। मार्केट में हो सकता है वो M1 $2 पर टन मिल रहा हो, अगर $2000 आप कह लें, $2 जो भी, हमने सिर्फ गैस ही करना है। तो अगर वो मार्केट में इतने का मिल रहा है, मैंने मार्केट से खरीदने से पहले देखना है कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कितने में होना चाहिए। ये चीजें हैं इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब मैं देखना चाह रहा हूं, क्योंकि सारा मॉडल मेरे सामने है, मैं इसको अभी मैन्युफैक्चरिंग मैंने की भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग तो बाद की बात, अभी तो मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है। सिर्फ पेपर पे मॉडल बनाने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैंने कहा अगर मैं ये मटेरियल खरीदूं, अगर मेरा ये प्रोजेक्ट हो कि मैं पेंट बनाऊं, अगर मेरी मार्केट डिमांड ये हो, तो मैं मैन्युफैक्चर करके कितना उसको मैन्युफैक्चर करूं कि मैं मार्केट में ले जाके $21,000 प्रॉफिट ले सकूं। तो ये सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर लिया। तो अभी भी ना तो एग्जिस्ट कर रहा है कोई सिस्टम कि कहीं से मटेरियल हम खरीद चुके हैं, नो, ये भी आप इस तरह से भी ले सकते हो। ना ही हमने अभी मैन्युफैक्चरिंग की है, जस्ट एक वर्किंग कर रहे हैं, फिजिबिलिटी बना रहे हैं कि ये हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं, मार्केट डिमांड्स, ये इतना मटेरियल हमारे पास अगर डेली हो, इतना दूसरे वाला हो, तो हम अगर उसको मॉडल बना लें तो सॉल्व करके देखेंगे तो हमें पेपर के ऊपर जो रिजल्ट्स आएंगे वो ये होंगे कि अगर आप M1 24 टन्स लें और M2 आप 6 टन्स लें और मार्केट डिमांड्स ये आपके सामने हो, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो $21,000 होगा। और इसमें ये कितना बनेगा, X1 3 टन्स, ये कितना बनेगा X2 0.5 टन्स, यानी 1/2 टन्स। तो ये सारा जो हमने सॉल्व करके रख लिया, डेटा हमारे पास सामने है। अगर मैं आपसे कहूं हमारे पास कौन सा डेटा है, हमारे पास ये डेटा है, 3 टन्स बनेगा, अभी हमने सिर्फ पेपर पे बनाया, 3 टन्स हमारे पास एक्सटीरियर पेंट बनेगा, 3/2 यानी 1.5 टन्स इंटीरियर पेंट बनेगा हमारा। और ये हमें अगर इतना हम बनाएंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा 21,000। मैंने कहा है अगर इतना हम बनाएंगे, और ये $21,000, इससे ज्यादा प्रॉफिट हम नहीं ले सकते अगर 24 टन्स ये हो और 6 टन्स ये हो। ये हमारे पास डेटा आ गया मॉडल करके। अब हम करने क्या लगे, इस कंस्ट्रेंट को पकड़ते हैं, 24 टन्स में थोड़ी सी अमाउंट ऐड कर देते हैं, और वो अमाउंट मुझे नहीं पता कितनी, मैंने डेल्टा कह दिया उसको, अननोन अमाउंट है, तो मैंने इसको कह दिया डेल, ये है M1। तो M1 मटेरियल पेपर पे मैं सॉल्व करके देखने लगा हूं कि मैं अगर थोड़ा सा M1 इंक्रीज कर दूं तो मेरे पूरे मॉडल पे क्या इफेक्ट आएगा। जी ये पॉइंट क्लियर है, हम करना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा है हम ये जो पहली कंस्ट्रेंट है इसमें 24 टन्स हमारे पास हमने रखा है कि हमारे पास अवेलेबल होगा M1 रॉ मटेरियल M1। मैंने
थोड़ी सी अमाउंट ऐड करके मैथमेटिकली सॉल्व करके देखूंगा इसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे मॉडल पे। तो ये पॉइंट क्लियर है? हम करना क्या चाह रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं M1 की थोड़ी सी अमाउंट ऐड कर दें उसी कंस्ट्रेंट में और देखना चाह रहे हैं हमारे मॉडल पे इफेक्ट क्या है। ये पॉइंट क्लियर है? क्या देखना चाह रहे हैं बताइएगा। Yes, sir. अच्छा, अब हम ऐड करके देखते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रेंट, दोनों फर्स्ट कंस्ट्रेंट में इस कंस्ट्रेंट को हमने इक्वल बना लिया। इक्वल बना के फिर थोड़ी सी अमाउंट राइट साइड पे ऐड करते हैं और दूसरी को भी इक्वल बना के देखते हैं प्रॉब्लम में क्या फर्क आता है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कंस्ट्रेंट ली, ये इसको इक्वल किया और थोड़ी सी अमाउंट इधर ऐड कर दी। सेकंड कंस्ट्रेंट को एज इट इज लिया लेकिन इक्वल करके और दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली और x1 और x2 में देखेंगे क्या चेंजेस है। देखें, जब मैंने ऐड नहीं किया था तो x1 की वैल्यू क्या आ रही थी बताइएगा। अभी मैंने ऐड नहीं किया तो x1 की वैल्यू ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या आ रही थी जी? ये चीज याद होनी चाहिए पहले। x1 की कितनी वैल्यू थी ऑप्टिमल सॉल्यूशन की रेडी-मिक्स प्रॉब्लम में एक्सटीरियर पेंट? 3 टन्स। ये देखिए मैं अभी दिखा के गया हूं आपको। x1 3 टन्स और x2 3/2 टन्स और प्रॉफिट क्या मिल रहा है? और प्रॉफिट मिल रहा है $21,000 जी। अच्छा, अब आप देखिए मेरे पास इस मॉडल के लिए x1 3 टन्स है और x2 क्या है 1.5 टन्स। अब मैंने मटेरियल थोड़ा सा बढ़ाया, जैसे ही थोड़ा सा मैंने बढ़ाया तो जाहिर है ये जो x1 3 टन्स है और x2 1.5 टन्स है इसमें भी चेंजेस आएंगे, प्रॉफिट भी वेरी करेगा। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है प्रॉफिट का और इनकी अमाउंट का। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया डेल्टा, दूसरे में कुछ नहीं किया, दोनों को सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है, इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस सेकंड को 2 को 4 करके इसको क्रॉस करना चाह रहा हूं, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट इज रखी। ये देखिए ये एज इट इज इधर ले आए और इससे 2 से मल्टीप्लाई करके रीराइट कर लिया। ये 2 करें 2x1, इधर से 2 से मल्टीप्लाई करें 4x2, इधर 2 से मल्टीप्लाई करें 12, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मेरे पास साइन इधर नहीं मैं प्लेस कर सकता था, मैंने इधर लिख दिया। इसका साइन चेंज करेंगे, इसका साइन और इसका साइन, तो ये 6 - 2 4x1, ये क्रॉस हो जाएगा। 24 - 12 12 आ जाएगा। ये प्लस डेल्टा उसी तरह, क्योंकि साइन नीचे वाली साइड का चेंज करते हैं, ये नहीं चेंज करते। तो यहां से x1 निकाला, ये 4 इधर भी डिवाइड हो जाएगा और इधर भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 जब इसके डिवाइड होगा 3 और इधर जब 4 डिवाइड होगा यहाँ 1 है तो 1/4 डेल्टा। तो आपने देखा कि अगर हम मटेरियल M1 डेल्टा अमाउंट ऐड कर दें राइट हैंड साइड पे तो आपका x1 कितना इंक्रीज होगा। पहले x1 था $3, 3000 आप कह सकते थे 3, और अब क्या है उसमें 1.4 डेल्टा इंक्रीज हुई है। तो ये माइंड में रखना है 1.4 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, ये इंक्रीज हुई है। कहने का मतलब है अगर ये डेल्टा हम वो जो M1 मटेरियल हमने ऐड किया अगर वो 1 टन ऐड करें तो डेल्टा की जगह 1 टन अगर लगाएं तो 3 + 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1.4 ही रहेगा। तो 3 + 1.4 मींस 3.25। तो आपका जो एक्सटीरियर पेंट बनेगा M1 को 1 टन, मैं अभी 1 टन के लिए एज्यूम, वैसे तो डेल्टा ही रखना है जनरल फॉर्मूला में। जब डेल्टा रख के आपको मिल गया कि जी इतनी अमाउंट आपकी बनेगी एक्सटीरियर पेंट की, पहले 3 टन थी अब इतनी इंक्रीज हो जाएगी, और मैंने उसको कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इसको 1 टन मटेरियल M1, ये मटेरियल M1 की अमाउंट है। तो अगर मैं इसको 1 टन करता हूं तो मेरे पास आता है x1 जो एक्सटीरियर पेंट है 3.25 टन्स बनेगा। इसी तरह मैंने ये साइमल्टेनियसली तो सॉल्व कर रहे थे, ये दूसरी को लिया और उसमें x1 की वैल्यू पुट की
ऐसे ही करते होते हैं ना हम साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करते हैं। ये x1 का आंसर हमारे पास है, इसको हम इन दोनों में से किसी में पुट कर दें। मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, जब इसमें पुट कर रहा हूँ x1 की जगह 3 प्लस 1/4 डेल्टा प्लस 2x2 उसी तरह इक्वल टू 6 उसी तरह, और इसी को मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। तो 2x2 इधर रखें, ये सारी चीज इधर ले जाए। जब इधर लेके जाएंगे 6 में से ये 3 माइनस हो जाएगा, 3 और -4, ये चीज आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगी। 6 - 3 -1/4 डेल्टा, ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 3 और ये 2 इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें x2 मिलेगा 3/2 -1/8 डेल्टा। तो मैंने ये कहा, हमने जब ये मॉडल ये इंक्रीज नहीं किया था, तो प्रीवियसली हम जानते थे कि x1 3 टन्स बनेगा और x2 1.5 टन्स बनेगा। तो हमने मटेरियल M1 डेली अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ा दी, डेल्टा अमाउंट जब बढ़ाई या 1 टन हमने उसको इंक्रीज कर दिया, तो हमें पता चला हमारा x1 जो पहले 3 टन्स बन रहा था अब कितना बनेगा, 3 + 1.4 3.25 टन्स। x2 कितना बनेगा, x2 कम बनाना पड़ेगा, वो होगा 3/2 1.5 तो पहले था -1/8, तो ये इतना लेस हो जाएगा। तो ये पिक्चर है आपकी मटेरियल की कि इतना एक इंक्रीज हो जाएगा और एक डिक्रीज हो जाएगा। ये इसलिए कह रहे हैं ये ऑप्टिमल लेवल पे इस तरह का आंसर हमें मिलेगा। ये तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट पे चेंज, असल बात है हमें देखना है प्रॉफिट पे कितनी चेंज आती है। मैंने x1 और x2 उसी तरह z मेरे पास है 5x1 + 4x2, x1 की वैल्यू इधर पुट करनी है और x2 की इधर पुट करनी है। तो मैंने ये 5x1 ये है, ये मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, x2 ये है और ये 4 के साथ x2 मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ x2 की वैल्यू। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये 15, जरा देख लें सिंप्लीफिकेशन, 15 + 5 इनसाइड जाके 5/3 5/4 डेल्टा प्लस ये 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 से इससे कट जाएगा 2 2 3 6 माइनस ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करें 4/8 1/2 डेल्टा, ये हो जाएगा। अब आप 6 और 15 ये 21 हो जाएंगे और प्लस ये डेल्टा डेल्टा से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5/4 -1/2 डेल्टा। और अगर आप इसकी सब्ट्रैक्शन करें 5/4 -1/2 ये बन जाएगा 3/4। तो आपके पास इन शॉर्ट x1 और x2 की वैल्यू जब इधर पुट करते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास z आता है 21 + 3/4 डेल्टा। यानी ये प्रॉफिट में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बताइएगा जी स्टूडेंट्स। इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, क्यों? आपको पता है पहला प्रॉफिट था 21, ये मैंने ब्लू जो कलर में लिखा हुआ है ये डेल्टा का इफेक्ट है जो M1 से चीजें निकल रही है। तो ये क्योंकि प्रॉफिट 21 था, अब वो इंक्रीज हो रहा है 3/4 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ M1 मटेरियल। और अगर मैं सपोज करूं कि M1 1 टन है तो कितना इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट, 3/4। और 3/4 एक्चुअली है क्या, मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं अगर मैं M1 24 ही रखूं, कोई चीज ऐड ना करूं, तो मेरे पास प्रॉफिट है $21,000। और अगर मैं M1 की 1 यूनिट और परचेज कर लूं और परचेज करके अपने मॉडल के अंदर यूज करूं, तो प्रॉफिट मेरा कितना इंक्रीज हो रहा है, ये 3/4 होता है 0.75। तो $0.75,000 एक यूनिट है इसकी। तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये 3/4 एक्चुअली है क्या, जरा देखें। ये प्राइमल है, ये डुअल है। जब हम इसको ऑप्टिमल लेवल पे सॉल्व करोगे तो ये y1 क्या निकल रहा है, देखिएगा y1 क्या है, 3/4। ये वही 3/4 है जो y1 है। तो y1 क्या हुआ, y1 एक्चुअली ये जो y1 है इस M1 को, इसकी टोटल अवेलेबिलिटी 24, मैंने डेल्टा इंक्रीज किया
तो डेल्टा से मेरे पास फॉर्मूला ये आ गया, ये बता रहा है कि अगर m1 मैं डेल्टा की जगह 1 लेता हूं, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं और देखता हूं कितना फर्क पड़ता है। अगर मैं डेल्टा की जगह 1 ऐड करूं, यानी मटेरियल 24 से 1 टन और मार्केट से खरीद लाऊं, 25 टन हो जाएगा, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा? 21 प्लस 3/4 ये प्रॉफिट मिलेगा। और ये वैल्यू कौन सी है? ये 3/4 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ m1 रिसोर्स। तो 1 टन असल में ये एक y1 क्या है? ये जो 3/4 है, प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हो रहा है? 3/4। अगर मैं इसको 1 टन m1 लूं तो 3/4 ऐड हो रहा है। अगर मैं m1 को 2 टन लूं तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये डबल हो जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो 3/4 डुअल में नजर आ रही है, जिसको आज हम देखना चाह रहे हैं, ये क्या चीजें हैं? एक्चुअली ये आपकी 3/4 m1 की वर्थ है आपके लिए। क्यों? आपने m1 1 टन इंक्रीज किया तो आपके प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ? 3/4 $1000 कह दें, अगर 1000 में सारी पिक्चर ले रहे हैं तो मैं कह सकता हूं ये y1 किसकी प्राइस है? जी बताइएगा। M1 मटेरियल की प्राइस है। m1 मटेरियल की प्राइस है। इसको हम प्राइस कहें या कोई और नाम दें? प्राइस इसलिए नहीं कह सकते, प्राइस तो जहां से मैंने खरीदना है वो देता है प्राइस। वो कहता है कि मैंने कहीं से खरीदी है इतने की और मैं इतने की सेल करूंगा। तो बाय और सेल उसका अपना क्राइटेरिया है। लेकिन आप ये प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हैं, आप प्रोजेक्ट शुरू करने से ही पहले आपने पेपर पे सॉल्व करके देख लिया कि m1 आपको कितना प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट में कितनी इंक्रीज दे रहा है, उसकी वर्थ कितनी है। इसको हम वर्थ कहेंगे। आपके लिए ये वर्थ है। जिससे खरीदने जाएंगे वो आपको प्राइस देगा, तो वो उसको प्राइस कह रहा है, आप कह रहे हो कि ये आपके लिए इसकी इतनी वर्थ है। अब ये है कि अगर आप मार्केट में लेने जाओ m1 रिसोर्स, तो आपको पता है इसकी 1 यूनिट m1 की मेरे प्रॉफिट में इंक्रीज करेगी 3/4। तो मुझे तो पता है वो प्राइस कह रहा है मेरे लिए ये शैडो प्राइस, इसको हम ऑपरेशन रिसर्च कम्युनिटी इसको शैडो प्राइस कहती है। शैडो प्राइस मींस कि मेरे लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए उसको तो नहीं पता मुझे ये कितनी प्रॉफिट दे सकती है। मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं उससे कहूंगा मुझे m1 रिसोर्स चाहिए, क्या प्राइस है? वो कहेगा इसकी प्राइस मैं आपको देता हूं $1 या $1000। 1 की फिगर ले रहा है। आपने कैलकुलेट किया कि आपको ये कितनी प्रॉफिट दे रहा है? 0.75। तो बताएं आप आपकी शैडो प्राइस जो आपने वर्थ उसकी कैलकुलेट की हुई है, आपको उसका पता है, वो आपको $1 देगा। आप परचेस करोगे या नहीं करोगे? नहीं। नहीं। क्यों? आपको ये दे रही है प्रॉफिट 0.75 और वो आपको $1 की बेच रहा है। तो $1 वो उसकी वो प्राइस दे रहा है, आपने शैडो प्राइस की अपनी वर्थ उसकी कैलकुलेट की, वो है 3/4 यानी 0.75। तो आप कैसे खरीद सकते हो $1 में? ये तो लॉस में जाओगे। तो इसलिए आपको पहले से ही उस यूनिट की उसकी यूनिट वर्थ का पता होना चाहिए। तो डुअल एक्चुअली आप जो रिसोर्सेज यूज करके अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, उन रिसोर्सेज की वर्थ की वैल्यूज होती है, उनकी वर्थ इन डॉलर। तो देखें आज आप सीख रहे हैं कि डुअल वेरिएबल्स होते क्या है। तो डुअल वेरिएबल्स एक्चुअली आप जो मैंने कहा था ना, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लायर आपका y1 है। तो ये जो मल्टीप्लायर y1 है, ये पूरी रिसोर्स m1 की रिसोर्स, ये पूरी कंस्ट्रेंट m1 रिसोर्स के लिए है। तो ये जो y1 आप मल्टीप्लायर उसको दे रहे हो, जिससे वो डुअल निकाल रहे हो, डुअल सॉल्यूशन, ये डुअल वेरिएबल निकाल रहे हो, एक्चुअली ये उसी m1 की, अगर मैं ये कहूं ये y1 क्या है, ये m1 रिसोर्स की यूनिट वर्थ है। अब समझ आ रही है ये बात? जी पॉइंट क्लियर हो रहे? यस सर। नदा के अलावा भी किसी को समझ आ रही है?
यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब देखें हम इसी तरह M2 की भी यूनिट वर्क निकालते हैं। तो क्या करेंगे, Y2 देखना है, 6, इस कंस्ट्रेंट में 6 टन अवेलेबल है, तो डेल्टा अमाउंट इसमें भी ऐड कर दो और इसको पहली कंस्ट्रेंट के साथ इसी तरह सॉल्व करो जिस तरह से हमने ये सॉल्व किया। मैंने इस रिसोर्स में डेल्टा अमाउंट ऐड की थी और दूसरी कंस्ट्रेंट में सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया, इसको फिर जी में पुट किया तो मुझे पता चला मेरा प्रॉफिट कितना इंक्रीज कर रहा है। अब दूसरी लेवल पे मैंने ये इस कंस्ट्रेंट को लेना है सेकंड को, क्योंकि मैं M2 की वर्थ देखना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने M2 भी परचेस करना है। अगर मैं M2 परचेस करना चाह रहा हूं तो परचेस करने से पहले मुझे पता होना चाहिए ये मुझे कितना प्रॉफिट दे सकती है, इसको कहते हैं ये मेरे प्रॉफिट में इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन का वर्ड बहुत सूटेबल है कि आप उसकी वर्थ कितनी है, कितनी कंट्रीब्यूशन है आपके प्रॉफिट में। तो M2 की कंट्रीब्यूशन देखने लगे। सेकंड कंस्ट्रेंट है इक्वल किया, राइट साइड पे डेल्टा अमाउंट ऐड कर दी, स्मॉल अमाउंट। दूसरी कंस्ट्रेंट उसी तरह ले ली इक्वल करके, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। इसको मैं इक्वल करके x2 क्रॉस करना चाह रहा हूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x1। ये मैंने कंस्ट्रेंट पहले लिख ली ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख रहा हूं, तो ये कंस्ट्रेंट ऊपर आ गई। जैसे मर्जी कर सकते हैं आप। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2x1, 4x2, 12, 2 डेल्टा, दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई करके ये लिया। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब माइनस है इधर, 6 माइनस 2 4, ये क्रॉस हो जाएगा 4 माइनस 4, 24 माइनस 12 12, और ये नीचे है डेल्टा इसलिए इसका साइन चेंज करके -2 डेल्टा, पहले ऊपर था इसलिए साइन नहीं चेंज हुआ था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 इधर ले जाए, इससे डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 3, और इससे डिवाइड होकर 2/4 1/2। तो आप अगर डेल्टा टन अगर M2 ऐड करते हो तो आपका x1 पहले 3 टन्स बन रहा था, अब कुछ कम बनेगा। कितना कम बनेगा, 1/2 टाइम्स डेल्टा, 3 माइनस 1/2 टाइम्स डेल्टा। सेम इस x1 को इनमें से किसी में पुट कर दें, तो मैं 6 के अंदर पुट कर रहा हूं ये वाली वैल्यू। तो ये आपकी पहली कंस्ट्रेंट है इक्वालिटी, x1 की वैल्यू ये वाली इधर पुट की 6 इनटू दिस, बाकी सेम। तो इसको सिंप्लीफाई किया 18, ये 3 डेल्टा ये आ गया प्लस 4 डेल्टा बाकी वैसे ही, और 4x2 इधर रखा, ये दोनों टर्म्स उधर ले गए, तो 24 माइनस 18 प्लस 3 डेल्टा, ये आपके पास रिजल्ट आएंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हुआ, और एट द एंड आपके पास x2 आ गया 6/4 प्लस 3/4 डेल्टा। तो ये दो वैल्यूज आपके पास x1 भी आ गया और x2। आप z में पुट करके प्रॉफिट देखोगे, x1 ये है, x2 ये है, z ये है, और z में x1 की वैल्यू पुट करें, ये x2 की वैल्यू पुट करें ये, और उसी तरह सिंप्लीफाई करें 15 माइनस 5/2 डेल्टा, ये मल्टीप्लाई कर दें 4 4 क्रॉस 6 प्लस ये 4 4 क्रॉस 3 डेल्टा, और इसको 6 को 5 इसमें ऐड कर दें और डेल्टा के डेल्टा के साथ इवैल्यूएशन इस तरह से होगी। तो ये 21 और ये 3 माइनस 5/2 1/2। तो ये इन शॉर्ट आपने इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखा तो z आ जाएगा 24 प्लस 1/2 डेल्टा। तो आपने 25/4 किसी तरह लेके आना है, क्यों, इसको कंपेयर ही प्रीवियस प्रॉफिट के साथ करना है। तो प्रीवियस प्रॉफिट हमारा $21,000 था, और M2 में 1 टन ऐड करने में कितना इजाफा हुआ, 1/2 टाइम्स डेल्टा। तो आप देखें Y2 जो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तो Y2 की ऑप्टिमल वैल्यू 1/2 वही नजर आ रही है इधर। तो इट मींस अगर ये Y2 M2 रिसोर्स के साथ एसोसिएटेड है, Y2 इसमें 1 टन अगर ऐड करें
M2, तो प्रॉफिट में कितनी कंट्रीब्यूशन हो रही है उसकी, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है 1/2 टाइम्स डेल्टा। तो ये जो 1/2 है, ये आप देखें, ये y2 की वैल्यू है, चेक कर ले, आपने इधर से देखा। तो यहां से मुझे ये पता चला कि अगर मैं M2 रिसोर्स मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। M2 रिसोर्स मेरे लिए 0.5, 1 टन की अगर मैं एज्यूम करूं तो 1 टन की जो मेरे लिए वर्थ है, जो वो प्रॉफिट में मेरे जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो है 1/2 उसकी वर्थ है। अब मुझे पता चल गया कि मुझे इस पूरे प्रॉब्लम में मैंने M1 रिसोर्स को डेल्टा ऐड करके देखा तो पता चला 3/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। तो मुझे वहां से पता चला ये जो 3/4 है ये 1 टन M1 की यूनिट वर्थ है। तो M1 की यूनिट वर्थ मेरे लिए, या मेरे लिए शेडो प्राइस उसकी क्या है, शेडो प्राइस है 0.75, 3/4 को 0.75। तो M1 की यूनिट वर्थ जहन में रखें 0.75, और M2 की हमने जो अभी चेक की है वो यूनिट वर्थ है 0.5। तो 0.75 M1 की, 0.5 M2 की। अब मार्केट में मैं M2 रिसोर्स लेने जाऊंगा तो वो बंदा मुझे प्राइस क्या देगा, वो जो भी प्राइस मुझे देगा, अगर 0.5 से वो लेस प्राइस दे, वो क्या जी, उसने तो अपना प्रॉफिट लेना है, उसे तो नहीं पता कि मेरे लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर उसने वो M2 रिसोर्स कहीं और से खरीदी थी और वो थी 0.25 में, समझ लें इसको, 0.25, 1 टन $0.25 कहने इसमें उसने खरीदी थी, तो वो मुझे 0.25 से ऊपर थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट लेके मुझे सेल कर सकता है। उसकी प्राइस ही हो सकती है 0.40, 0.25 में तो उसने ली, तो 0.40 में वो मुझे बेच सकता है। क्यों, उसने प्रॉफिट लेना है। मैं क्योंकि ओवर टीम है हमारी और उसने अपने तौर पे M2 की वर्थ मालूम कर ली है, वो 0.5 है, मैं मार्केट में उससे खरीदने जाऊंगा तो मेरे माइंड में उसकी यूनिट वर्थ होगी, मैं उससे प्राइस पूछूंगा, वो प्राइस बता रहा होगा, मैं अपने माइंड को क्लिक करके उसकी शैडो प्राइस निकाल रहा हूँ। तो उसने मुझे प्राइस देनी है 0.4, मैंने अपने माइंड में रखा हुआ है, उसकी यूनिट वर्थ कैलकुलेट करके जब मैं आया था तो माइंड में स्टोर किया हुआ था 0.5, तो मैं परचेस कर लूंगा, बड़ी खुशी खुशी परचेस करूंगा कि यूनिट 0.4 में मुझे मिल रही है और उसकी मेरे लिए यूनिट वर्थ है 0.5। और अगर वो मुझे वो कहे जी $1 है इसकी, तो मैं ले लूंगा, बताइए। नहीं। नहीं, तो इट मीन्स आपके पास ये जो अभी मैंने इंटरप्रिटेशन की है, सिर्फ इतना देख लें। मैं वापस आता हूं अपने एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ। ये आपका है प्राइमर, ये आपका डुअल। एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्ज करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने, आपकी ओआर टीम ने ये मॉडल किया, मॉडल करने के बाद सॉल्व करने के बाद देखा ये इसका सोल्यूशन है, फिर मॉडल करने के बाद सोल्यूशन किया, बाद में उसने इसको डुअल में कन्वर्ट किया और डुअल के वैल्यूज में निकाल ली। तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये दो चीजें करने के साथ ही उसको बहुत कुछ पता चल जाएगा। उसको क्या पता चलेगा, उसको ये पता चलेगा कि y1 ये जो 3/4 निकल रहा है डुअल वेरिएबल, तो उससे पता चलेगा ये y1 क्या है, ये M1 रिसोर्स की यूनिट वर्थ है। तो क्या इसको सॉल्व करके ये आंसर लेने में और इसको सॉल्व करके ये आंसर लेने में तो मुझे सारी चीजें नहीं पता चल गई। मुझे पता चल चुका है कि x1 3 टन्स बनेगा, x2 3/2 टन्स बनेगा, ये एक्सटीरियर पेंट इंटीरियर पेंट, और मुझे पता चला y1 जो है ये M1 की यूनिट वर्थ है, y2 M2 की यूनिट वर्थ है। तो मुझे डुअल से भी मैसेज मिल रहा है, मुझे उधर से भी मैसेज मिल रहा है। पॉइंट फॉलो किया, डुअल का एडवांटेज। यस सर। तो आपको डुअल का एडवांटेज इधर से पता चल जाना चाहिए। एक और चीज नोट करनी है आपने, देखिए इधर इसका एक स्लैग वेरिएबल भी होता है,
उसकी भी अपनी एक मीनिंग है, जरा नोट कीजिएगा। इसका स्लैक वेरिएबल कौन सा होगा बताइएगा? पहली कंस्ट्रेंट है, इनमें से कौन सा स्लैक वेरिएबल है? U1 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 जीरो है। जीरो मीन्स आपके पास ये सारा का सारा M1 जो था, सारा का सारा जो 24 सारा का सारा था, वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया है। क्यों? आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन में U1 जीरो है। तो मैंने जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी उस वक्त लिखा था 6x1 प्लस 4x2 प्लस इक्वलिटी जब बनाई थी U1 इक्वल टू 24। तो इट मींस जब U1 मेरे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जीरो निकला, इट मींस सारा का सारा M1 इन दोनों प्रोडक्ट्स में यूज हो चुका है। इस चीज में आपको पता चला क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको ये स्लैक कहा था आपको स्टार्ट पे कि मैं आपको एंड वाले लेक्चर में ये बताऊंगा कि ये स्लैक वेरिएबल्स पे भी हम बात करेंगे कि इनकी वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होती है। उस वक्त मैंने कहा था ऑप्टिमल सॉल्यूशन में इनको ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो टाइम आ गया है लास्ट लेक्चर में कि हम इनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। और बहुत सिंपल है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बनाया 6x1 प्लस 4x2 प्लस U1 इक्वल टू 24, और मैंने जब सॉल्व किया तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आंसर आया U1 इक्वल टू 0। तो मींस ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है U1 0 है, मींस 24 ये लेफ्ट हैंड साइड 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, ये सारा का सारा 24 हो जाता है। यानी एक्सटीरियर पेंट में जितना M1 यूज हुआ, इंटीरियर पेंट में जितना M2 यूज हुआ, वो सारा यूज होने के बाद 24 का 24 यूज हो गया। मेरे पास M1 कोई भी नहीं पड़ा हुआ, सारा का सारा कंज्यूम हो गया दोनों प्रोडक्ट्स की। ये अभी बनाया नहीं है, बनाने से पहले पेपर पे ही हमें गैस हो रहा है कि जब हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे हमारा सारा M1 टोटली कंज्यूम हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर एक्स्ट्रा यूनिट वर्थ, एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए M1 की, तो मैं मार्केट से खरीदने जाऊंगा, मुझे खरीदने की जरूरत है। और अगर मैं स्टार्ट पे ही उसको खरीदना है, उस वक्त भी मुझे पता है कि मुझे कितने की पड़ रही है रिसोर्स। और अगर फर्ज करें, इस पॉइंट पर जरा नोट कीजिएगा जो आप कहने लगा हूं, आप सारा प्रोजेक्ट सब प्रॉब्लम आपने फॉर्मुलेट किया हुआ है, सॉल्व भी कर लिया, अभी आप चाह रहे हो कि मैं M1 की और जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, तो और अगर एडिशनल चाहिए आपको M1 अमाउंट, फिर भी आपको पता चल गया कि आपको एडिशनल खरीदनी चाहिए और इसकी इतनी वर्थ है। और फर्ज करें ये U1 इधर आ जाता 2, फर्ज करें ये 2 आता, तो फिर आप क्या करते बताइएगा? M1 24 है, मैं सपोज कर रहा हूं हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में U1 की वैल्यू आई है 2, तो मुझे बताइएगा ये इधर 2 है तो M1 कितना यूटिलाइज हुआ है अगर U1 2 है तो? सर वो डेल्टा की जगह 2 डालेंगे। नहीं, अभी डेल्टा को साइड पे छोड़ दें, वो तो अलग से है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं, ये कंस्ट्रेंट है 6x1 प्लस 4x2 प्लस U1 इक्वल टू 24 और U2 है 2, तो U2 2 है, 24 ये है और ये साइड इसके इक्वल है। तो U2 अगर 2 है तो ये कितना होगा कि 24 के इक्वल हो जाए? देखें 22। तो कहने का मतलब है U1 अगर 2 निकलता है तो इट मींस 2 तो बच गया है। ये वो है जो अमाउंट बच गई है M1 की। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, उसमें 22 कंज्यूम हो गया एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट में। ये हम नई सपोजिशन के साथ बात कर रहे हैं कि अगर इस वक्त तो इस ऑप्टिमल में U1 0 है, तो मैं ऐसे सपोज किया कि अगर U1 2 निकल आता तो उसका ये मतलब था कि हमें अभी भी प्रॉफिट मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन 24 अवेलेबल था और हमारे पास कंज्यूम कितना हुआ है 22। ये जो स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं, ये आपको ये बता रही है
कितना वो अनयूज्ड मटेरियल है। फॉलो किया पॉइंट? जी बताइएगा। यस सर। तो आपके पास ये जो यानी ये स्लैक वेरिएबल क्योंकि कंस्ट्रेंट है M1 की, अगर स्लैक वेरिएबल की कोई वैल्यू आती है वो उस मटेरियल की अनयूज्ड अमाउंट है। इस तरह से समझ आ सकती है? यस बताइए। सर। तो अगर मेरे पास U2 1 आ जाए, फर्ज करें U2 1 है, तो ये किसकी अमाउंट है? U2 सेकंड कंस्ट्रेंट M2। तो अगर U2 1 है, इट मींस 6 अवेलेबल था, 1 अनयूज रह गया। कितना यूज हुआ? 5। 5। वेरी गुड। नदा ने थ्रू आउट पूरे सेमेस्टर में 7 लेक्चर के आंसर दिए। क्लास पार्टिसिपेशन में एक एब्सोल्यूट मार्क में एक्स्ट्रा ऐड करूंगा आपके मार्क्स में। दूसरे लोगों ने इतनी पार्टिसिपेशन नहीं की। आपने अंडरस्टैंड भी किया, मेरी भी हेल्प की और दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर रही है, तो पूरी क्लास की हेल्प हो रही है। ये देखिएगा 6 आपके पास अवेलेबल है। अगर ऑप्टिमम लेवल पे U2, क्योंकि इसका स्लैक वेरिएबल है, तो एक्चुअली स्लैक वेरिएबल्स जो है आज आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ये जो स्लैक अमाउंट है, अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन में उसकी कोई वैल्यू 0 की या कोई और निकलती है तो वो उसकी अनयूज्ड अमाउंट है। तो मैं कह सकता हूं कि 5 यूज हुआ और 1 अनयूज्ड रह गया। इधर अगर U1 2 है तो 24 अवेलेबल था, 2 अनयूज्ड, 24 यूज्ड। अब मुझे ये बताएं, अगर U1 2 है और U1 को ले लेते हैं, U1 अगर 2 है और मुझे एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत पड़ती है M1 की, 24 मेरे पास है, एडिशनल चाहिए मुझे, तो मुझे मार्केट से खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? मेरे पास U1 नहीं खरीदनी चाहिए। नहीं खरीदनी चाहिए, ये मेरे पास अवेलेबल है। तो यहां ये भी पता चल रहा है कि अगर कोई स्लैक वेरिएबल की कोई वैल्यू आ जाए अदर देन 0 ऑप्टिमल लेवल पे, तो वो ये बता रहा है कि ये अनयूज्ड अमाउंट आपके पास बच जाएगी मैन्युफैक्चरिंग के बाद। ये जो बच जाएगी, अगर आपको फ्यूचर में आप चाह रहे हो कि आपको अगले दिन के लिए प्रोडक्ट चाहिए ना, क्योंकि ये डेली ये सारी प्रोडक्शन हो रही है, तो आपके पास अनयूज्ड अमाउंट है। आप एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आपको M1 की चाहिए तो मार्केट में अगर आप ले, वो आपको 0.1 की दे रहा है, आप फिर भी नहीं खरीदोगे। आपको कहोगे मेरे लिए इसकी यूनिट वर्थ क्या है? 0। क्यों भी? मुझे चाहिए नहीं, ये मेरे पास मौजूद है। मेरे लिए इसकी यूनिट वर्थ अब 0 है। क्यों? मेरे पास अवेलेबल है, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए कि मैं वही यूज कर लूंगा बजाय जाया करने के। यूनिट वर्थ उस वक्त बनती है जब मेरे पास सारी की सारी कंज्यूम हो जाए। तो स्लैक वेरिएबल जब 0 आता है, इट मींस वो रिसोर्स सारी की सारी यूटिलाइज हो गई। तो सारी की सारी यूटिलाइज होने का मतलब है अब मेरे लिए उसकी कोई, मैं खरीदने जाऊंगा तो मैं पे करने जरूर करूंगा। क्यों? मेरे पास है ही नहीं। तो वो कौन सी अमाउंट पे करूंगा? जो डुअल वेरिएबल मुझे बताएगा। तो मेरे पास अगर देखें ये सारी की सारी यूज हो गई है M1, तो अब अगर मैं M1 खरीदनी है तो उसकी यूनिट वर्थ ये M1 की यूनिट वर्थ है। तो ये 0 बता रही है कि मुझे इतना पे करना चाहिए, इतना या इससे कम। ये 0 ये बता रही है। क्यों? 0 ने कहा सारी खत्म हो गई है, एक्स्ट्रा अगर लेनी है तो खरीदनी पड़ेगी। और अगर ये U1 इधर कुछ आती अमाउंट 2, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या कहती है? U1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है? स्लैक Y1 के साथ। Y1 के साथ। तो स्लैकनेस कहती है अगर ये 2 होगा तो Y1 कैलकुलेशन में क्या आएगी? ये बेसिक है तो ये क्या होगी? नॉन बेसिक। 0। तो आप अगर आपका ये देखें, अगर आपका इधर
ये मैं 2 आता तो इधर डेफिनेटली 0 आनी थी। तो अगर आपके डुअल वेरिएबल की वैल्यू 0 है, उसका मतलब ये है, इसको दूसरे एंगल से देखेंगे, y1 की वैल्यू अगर 0 आ जाए, इसका मतलब है y1 है शैडो प्राइस m1 की। तो m1 की शैडो प्राइस क्या हुई? 0। 0 मींस मुझे अगर मार्केट में वो फ्री भी दे दे तो मैंने फिर भी नहीं लेनी, मेरे पास मौजूद है। थोड़ा सा मार्जिन लेके वो मुझे बेचना चाहे, मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों? y1 0 ने मुझे ये बताया, डुअल वेरिएबल, देखिए डुअल वेरिएबल आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो y1 0 मुझे ये बताएगा कि मेरे लिए m1 रिसोर्स की यूनिट वर्थ 0 है, मींस मेरे पास पड़ी हुई है, ये मतलब है। तो मैं मार्केट से वो अगर वो $1 में लेके मुझे $0.1 में देना चाहे, मैं फिर भी नहीं खरीदूंगा। मैं कहूंगा मेरे लिए तो इसकी यूनिट वर्थ 0 है। तो ये फायदा है अगर डुअल वेरिएबल 0 आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है। और स्लैक वेरिएबल्स अगर नॉन 0 है, वो मैंने बता दिया, वो अनयूज्ड अमाउंट होती है रिसोर्स की। तो आई थिंक अब आपको वो तमाम प्राइमल और डुअल का, मैं अगर इसको कहूँ, अब इस लेक्चर को, वीडियो को दोबारा देखिएगा अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो आज मैं कह सकता हूँ प्राइमल से हमने शुरू किया था, प्राइमल के हर वेरिएबल का हमें पता है, डिसीजन वेरिएबल्स का, स्लैक का भी आज पता चल गया कि उसके स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया प्राइमल का। और जहां तक डुअल का है, तो आज हमें डुअल का भी पता चल गया कि डुअल की जो वैल्यू, डुअल वेरिएबल्स की जो ऑप्टिमल वैल्यूज होती हैं वो एक्चुअली यूनिट वर्थ होती हैं। वो रिसोर्सेज जो प्राइमल की कंस्ट्रेंट्स वाली होती है, मटेरियल या जो भी रिसोर्स हो, तो वो उसकी प्राइमल, वो इसकी यूनिट वर्थ होती है। तो आज हम कह सकते हैं हमें प्राइमल और डुअल दोनों का अच्छे तरीके से हर चीज का पता चल गया है। जी, क्लेम कर सकते हैं थोड़ा बहुत? यस सर। सर अगर U1 में अगर नेगेटिव वैल्यू हुई तो? आपको पता है फिजिबल सोल्यूशन होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर नेगेटिव है तो इनफिजिबल है, ये हमारे किसी काम का ही नहीं है, तो प्रोजेक्ट ही खत्म करना पड़ेगा। इनफिजिबल, पॉइंट फॉलो किया? यस सर। यानी आप ये कह सकते हैं, मैंने एक टाइम पे ये भी कहा था कि आपका सिंपलेक्स मेथड फिजिबल सॉल्यूशन से चलता है, प्राइमल के फिजिबल से, और थ्रू आउट नहीं सर, फिजिबल अगर रहता है। जी, ग्रेटर देन की कंस्ट्रेंट हो जाए तो फिर वो माइनस, सर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो -S1, फिर उसके अंदर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल डालते हैं। हाँ, उसमें सर मैं उस उसमें ये, माइनस की बात। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अगर आपका कोई वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें आ जाए, उसमें तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं ना अपने पूरे मॉडल को। हम कहते हैं ये इनफिजिबल है, तो हम कहते हैं इसको रीमॉडल करो। ऐसे ही डिसाइड किया था ना हमने। यस सर। तो नेगेटिव अगर हो तो हम, हमारे तो किसी काम का ही नहीं है ये ना, फिर तो हम इस मॉडल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। कि जैसे हम छोटे बचपन में होते थे, कोई लिख रहा होता हो तो बोर्ड में हम ऐसे ऐसे करके सब कुछ उसको मिटा देते थे। तो डिस्कार्ड कर दें हर चीज, नए सिरे से मॉडल करें। और क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपका जो आपने किया है? यस सर। जी, और कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन करना चाहे? आज का लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया और हमने प्राइमल की दुनिया से स्टार्ट किया और दूसरी दुनिया में भी कुछ देख लिया है कि ये क्या चीजें हैं। तो प्राइमल और डुअल कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कुछ एप्लीकेशन एरियाज हैं, वो शेयर कर लूँ आपसे। अभी 5 मिनट्स है। हाँ चले, वो बाद में शेयर करता हूँ। अभी हम डिस्कशन करनी है। मुझे डिपार्टमेंट से कहा गया है कि आपकी जो है इवैल्यूएशन, उसमें सारी की सारी इवैल्यूएशन ऐसी है कि आप घरों से आपने रिस्पॉन्ड किया है। सिर्फ एक प्रेजेंटेशन थी जिसमें आपने 1-to-1 इंटरेक्शन हुई है। तो वो कह रहे हैं एक वाइवा शामिल करें 60% के अंदर। तो बताएं इसको किस तरह से इश्यू को रिजॉल्व करें। वो कह रहे हैं एक वाइवा ऐसा आ जाए जिसमें ये पता चल जाए किसने कितना सीखा है, क्योंकि टेक होम एग्जाम में फिर घर से कर रहे होंगे और इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी कि जी ये मार्क्स इनके अपने हैं या एक दूसरे से पूछ के कर रहे हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का?
सजेशन दे मुझे। सर रहने दे। नहीं, वो सजेशन ये है कि उसमें क्लैरिटी आएगी कि देखें रिलेटिव मार्किंग होती है, कोई चीट करके भी मार्क्स ले रहा होता है, तो फेयर मार्किंग के लिए ये एक्टिविटी जरूरी है कि कुछ फिल्टर उसमें हो जाए, परसेंटेज उसकी कम रख लेते हैं। तो आप सजेस्ट करें 60 की मैंने डिवीजन की हुई है अभी 20 और 40, तो मुझे बताएं वाइवा के मार्क्स 20 में से निकालूं या 40 में से निकालूं? सर 40 में से निकाल लें। 40 में से, तो 40 में से कितने मार्क्स, 10 मार्क्स निकाल लें, 30 का फाइनल कर लें और 10 का वाइवा। यस सर। जी, दूसरे स्टूडेंट्स भी अपनी इनपुट दें। हसन, हसन आप सुन रहे हो? अच्छा, ये तो बंदा इतनी देर से हम लेक्चर हो रहे हैं और मुझे लगता है ये सुन ही नहीं रहे। सरफराज, आप माइक ऑन करें। सरफराज, ये भी नहीं सुन रहा। उसामा मुनीर, माइक ऑन करें। उसामा मुनीर, ये भी नहीं सुन रहा। सफा, माइक ऑन करें। यस सर। उसामा, 10 मार्क्स का वाइवा निकालना है, कहां से निकाले, 40 में से या 20 में से? जी सर 40 में से निकाल लें। 40 में से, यानी फेयर मार्किंग हो जाएगी ना। फिर वो इस तरह होगा कि कम से कम जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की है वो डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो ये एक फेयर मार्किंग के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में कम से कम एक एक्टिविटी तो ऐसी हो ना जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन हो और क्वेश्चन आंसर सेशन। तो ठीक है, अभी आपकी सजेशन 40 है। सफा, आप माइक ऑन करेंगे? सफा ने तो मेरे ख्याल में वो वैसे ही ऑन करके इस एक्टिविटी को, नदर आप पार्टिसिपेंट लिस्ट में देखिएगा, माइक की ऑप्शन ही नहीं है। सर ये सर वो वाइवा उन्होंने ऑन बताया। कैंपस होगा कि ऑनलाइन? ये ऑनलाइन ही होगा, मतलब घर बैठ के ही आप वाइवा 1-to-1 उसी तरह मीटिंग्स अरेंज करके होगा। ओके सर। ठीक है, उसमें ये होगा, मैं एक एक करके पार्टिसिपेंट को बुला के 1-to-1 वाइवा हो जाएगा। तो 5 मिनट्स एक कैंडिडेट को दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं दूसरे सेक्शन से भी इनपुट ले लूं। तो आपकी तरफ से सजेशन ये आई है कि 40 में से 10 मार्क्स वाइवा के लिए निकाल लिए जाए, राइट? यस सर। अच्छा, हमारे पास 4 मिनट्स और है, और मैं थोड़ी सी एक चीज दिखाना चाह रहा हूं आपको। मैंने ये बुक मूडल पे रख दी है, आप देख सकते हो। जी, ये बुक ये मूडल के ऊपर अवेलेबल है। इसके अंदर पेज 29 पे ये एप्लीकेशन एरियाज हैं जिन लोगों ने ऑपरेशन रिसर्च को यूज किया है डिफरेंट एरियाज में। अब ये देखें, एक दो मैं बस आपको दिखा देता हूं, बाकी आप बुक से रीड कर लीजिएगा। ये वाटर मैनेजमेंट, नेशनल वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को डेवलप हुई थी और उसमें उसको ऑप्टिमाइज किया गया था, और ऑप्टिमाइज करने में एनुअल सेविंग कितनी हुई है, $15 मिलियन। ये लीनियर प्रोग्रामिंग के तो से ये मॉडल होके ये सेविंग हुई थी। इसी तरह ये प्रोडक्शन ऑपरेशंस हैं, केमिकल प्लांट्स हैं, और जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए जो मिनिमम कॉस्ट लगी है
उस मिनिमम कॉस्ट ने कितनी सेविंग की है, $2 मिलियन। तो इसी तरह ये डिफरेंट, इवन ये जो नेटवर्क होते हैं, सामान जो लगेज है एक एरिया से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, तो ये वाला, ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं जिन्होंने लीनियर प्रोग्रामिंग से ये सेविंग की है। ये ट्रकिंग नेटवर्क है और राउटिंग ऑफ शिपमेंट्स, तो जो लगेज होता है उसको शॉर्टेस्ट पाथ से पहुंचाना, फ्यूल कॉस्ट सेव होती है उससे। तो आपके पास अगर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है और आपने उसकी लीनियर प्रोग्रामिंग से तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ निकाला और शॉर्टेस्ट पाथ से आपकी फ्यूल कॉस्ट बच जाएगी, और फ्यूल कॉस्ट से जो सेविंग होगी एनुअल, तो वो उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग के जरिए इन्होंने कितनी सेविंग की है, इन्होंने ये है, ये नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम $17.3 मिलियन इन्होंने सेव किया। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ लोगों ने बिजनेस इंडस्ट्री में नहीं यूज की, अलग से भी यूज होती रही है। जैसे आप देखा ये ट्रकिंग नेटवर्क जो है, जो राउटिंग प्रॉब्लम था कि किस तरह से वो जो लगेज एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको सेव किया जा सकता है। इसी तरह मैंने कई सिस्टम्स देखे हैं, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर भी जो आपके वो जो सर्व कर रहे होते हैं, इवन किसी का स्केड्यूल बनाना है, टाइमिंग के इनकी ड्यूटी चार्ट बनाना है, उसको भी लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ मॉडल किया जा सकता है। तो बस आप माइंड में रखें, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग आपने सीखी है, ये कोई इतनी इसका जो एरिया है सिर्फ एक आध नहीं है। आप सिर्फ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें और उसको अगर फील करते हो कि इसका लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बन सकता है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई नहीं होगी। तो ये कुछ चार्ट देख लीजिएगा, डिफरेंट फर्म्स में, अमेरिकन फर्म्स में अपने अपने तौर पे लीनियर प्रोग्रामिंग को, ये एप्लीकेशंस हैं, उन्होंने